everyone, this is Simran. Welcome back to our new YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट 10 आपकी मोटिवेशन. अब बीच में जितनी भी यूनिट्स हमारी छूट गई हैं उनको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गैप के बाद यहाँ पर फिर से मैंने क्लासेस स्टार्ट करी हैं. मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, आप सबको मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी कर दिया था, ठीक है. तो अभी मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट हैं पहले उन्हें कवर कर लूँ. उसके बाद हमारे पास अगर टाइम रहेगा तो हम लेफ्ट ओवर टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो आई होप आज आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा इस वीडियो को देख के, और मुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में. बस अभी भी हेल्थ के साथ थोड़े से इश्यूज हैं, थोड़ी सी वीकनेस है बॉडी में, वो तो धीरे धीरे ही ठीक होगी. लेकिन अब कोशिश यही रहेगी कि सेशंस को थोड़ा रेगुलर रखूं, लेकिन हो सकता है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना पाऊँ, ठीक है. तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करिएगा. मैं खुद भी ये ट्राई कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ पाए, ठीक है. बाकी इस बीच आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए मेरे पास कि मैम आपकी हेल्थ कैसी है, आप क्या सब लोग ठीक है या नहीं. तो थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हैं आप लोग मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से ही हो पाया है कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ आए, जो भी दिक्कत हुई, सबकी ही मेरे फैमिली में तबीयत ख़राब हुई थी, सब लोग अब ठीक हैं. और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे. लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है. तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में. अब ये वर्ड मोटिवेशन ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और स्पेशली अगर मैं इस टाइम पर बात करूँ, पैंडेमिक सिचुएशन में बात करूँ, तो मोटिवेशन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आप खुद में मोटिवेटेड हैं, खुद में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इजीली सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है. क्योंकि इस टाइम पे हो क्या रहा है लोगों के साथ कि उनकी तबीयत तो ख़राब हो ही रही है, बट जो मेंटल प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो जा रहा है, लोग इतना ज़्यादा डीमोरलाइज हो जा रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों को देख के, अपने एनवायरनमेंट को देख के, कि उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ठीक है. तो मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ, 2-3 स्टूडेंट्स से भी मैंने ये चीज़ कही कि जो भी ये प्रॉब्लम है इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है. सिचुएशन सबकी आई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन खुद में मोटिवेटेड रहिए, स्ट्रांग रहिए. ये सोच के रखिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे अपने आप को जल्द से जल्द ठीक करना है, तो आप ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है ना. जिस यूनिट को डिस्कस करने की वजह यही है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये चैप्टर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ ये कि इस टाइम पर लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं, ठीक है. तो मैंने इसीलिए इस चैप्टर को पिक किया है, और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनेगा और आप लोग को अच्छा भी फील होगा. तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ. हम बात कर रहे थे कि मोटिवेशन की, ठीक है. तो कोई भी पर्सन मोटिवेटेड कब फील करता है? जब वो अंदर से सेटिस्फाइड हो. अगर वो अंदर से सेटिस्फाइड होगा तो वो ईजिली अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा, अपने गोल को अकम्प्लिश कर लेगा, और उससे वो मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक. अगर हम यहीं पर एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में या ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ाना है, उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना ज़रूरी है. क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे तभी वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और जब उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा तो बट ऑब्वियस है कि कंपनी भी आगे बढ़ेगी, ठीक है. तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में, ठीक है. मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए तो है ही, साथ ही जो भी स्टूडेंट्स NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, स्पेशली मैच द फॉलोइंग वाले, ठीक है. तो एक एक करके सारी थ्योरीज को हम
डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन के बारे में एक बार जान लेते हैं। सो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? एज द डिग्री ऑफ रेडीनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू परस्यू सम डेजिग्नेटेड गोल and implies the determination of nature and locus of the focus including the degree of readiness। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? डिग्री ऑफ रेडीनेस, कितना ज्यादा पर्सन या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेडी है। ठीक है, अगर आपके अंदर एक इच्छा है कुछ सीखने की, उसको कहते हैं ना रेडीनेस, की कितना ज्यादा हम इच्छुक हैं कोई काम करने के या कोई काम को सीखने के। जब तक कोई पर्सन के अंदर रेडीनेस नहीं होगी वो आगे कोई भी काम को परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि आपको अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए ना कि हमें ये काम क्यों करना है। ठीक है, जब तक ये मोटिवेशन नहीं आएगा कि हमें ये क्यों करना है, तब तक हम उस काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको अचीव करने कभी सोचेंगे। जैसे कि कोई भी अगर आपके बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, तो आपका एक मोटिव होगा, कुछ सोच समझ के आप पेपर दे रहे होंगे, आपको पता है कि आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कितना टाइम देना पड़ेगा, है ना, सब चीजें आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि आपने कुछ मन में सोच रखा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। ठीक है, आगे मुझे इसमें इस तरीके से एक्सेल करना है। ठीक, तो अपने अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए? एक रेडीनेस होनी चाहिए, सीखने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए, तभी हम अपने गोल को आगे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कौन से अकॉर्डिंग बात करें तो मोटिवेशन इज अ जनरल टर्म अप्लाइंग टू द इंटायर क्लास ऑफ ड्राइव्स, डिजायर्स, नीड्स, विशेस एंड सिमिलर फोर्सेस। तो इनके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? हमारा जो हमको ड्राइव कर रहा है, किसी चीज को अचीव करने के लिए पुश कर रहा है। ठीक है, हमारी कुछ अपनी नीड्स होंगी, कुछ हमारे डिजायर्स होंगे, हमें उन्हें अचीव करना है और उनको अचीव करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट है ड्यूबिन ने यहाँ पर मोटिवेशन क्या बताया है? टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीधी बात है कि अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल अगर मोटिवेटेड है तभी वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना टाइम दे पाएगा। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक, बहुत ही इजी सा चीज है, आई होप समझ में आ गया होगा इतना। मोटिवेशन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है दैट मोटिवेशन इज एन इनर फीलिंग एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, हाउएवर इट्स रिएक्शन इज फिजिकल। ठीक है, जो मोटिवेशन होता है वो हमारी इनर फीलिंग होती है। मैंने आपको बताया ना, अंदर से मोटिवेटेड होंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको सामने दिखेगा, दैट इज फिजिकल फॉर्म में दिखेगा। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इस टास्क को करना ही करना है, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं, मुझे 10 यूनिट कंप्लीट करनी ही करनी है, तो आप उसको करके ही रहेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो आपको फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है, सीधी बात है, एक प्रोसेस ही है। हमने सोचा कि हमको 10 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। ठीक, अब आपने क्या किया? एक एक यूनिट को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक, तो एक पुश आपको मिला। ठीक, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस चलता गया। तो मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज कंटिन्यूअस एंड कंटेन्स सिस्टम ओरिएंटेशन। और जब प्रोसेस होता है वो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूअस इन नेचर होगा ही होगा। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही मोटिवेशन हो, मतलब कि अब आपके जैसे एग्जाम्स आते हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कोर्स को कवर नहीं कर रखा होता है। ठीक, तो उस टाइम पे सोचते हैं मैंने इतनी यूनिट्स कवर करनी है, इतना टाइम है और मुझे बस किस तरह करना है। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा वो पर्टिकुलर टास्क अचीव हो जाता है फिर हम दूसरे टास्क की तरफ चले जाते हैं, उसके लिए कुछ अलग टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए अलग तरीके का मोटिवेशन होता है ना। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इट स्टिमुलेट्स अ ह्यूमन बीइंग टू रिलीज हिज एनर्जी एंड द बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू रियलाइज गोल। ठीक, तो यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जो भी उनकी एनर्जी है वो किस लिए गैदर करते हैं? अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं उनके लाइफ में उनको
अचीव करने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे हो सकता है सुन के थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि जब भी हम मोटिवेशन वर्ड सुनते हैं तो हमेशा हमको पॉजिटिव वाइब भी आती है ना, तो मोटिवेशन नेगेटिव कैसे हो सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है, किसी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए हम कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं जिससे वो मोटिवेटेड हो जाए, है ना। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड्स में ही देखा होगा, कई कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी बिचिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके सामने कुछ और है, पीछे कुछ और बोलते हैं आपके लिए। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपके मुंह पे ही कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, लेकिन हम उस टाइम पे क्या करते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। उनकी बात कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट कर जाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे एक्शंस ही इनको जवाब देंगे। तो यही मेरे ख्याल से सही तरीका भी होता है किसी चीज़ को जस्टिफाई करने का। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप करके दिखा देते हैं वो चीज़, तो मेरे ख्याल से फिर बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कई बार मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा दैट मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी वेरिएबल्स एट अ टाइम। ऑब्वियसली बात है, जो मोटिवेशन है हमारा कॉम्प्लेक्स होता ही है। जरूरी नहीं है कि आपने जिस तरीके से चीजें सोच रखी है वैसे ही हो, उसके बीच में बहुत से हर्डल्स भी आएंगे, आपको काम करने में काफी दिक्कत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उस फेज में भी मोटिवेटेड हैं और उन सब हर्डल्स क्रॉस करके अगर आप कुछ अचीव कर ले जाते हैं, तो वही आपके लिए क्या होता है, एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपना ही एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँ, तो बीच में हमारे सेशंस रेगुलर चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक ये कोरोना ने इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया हुआ था सबकी लाइफ में। लेकिन एक कहते हैं ना, एक वेव आई बहुत ही तेज, जिसमें बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। मतलब मुझे भी लग रहा था कि मैं कब अपने सेशंस को स्टार्ट कर पाऊंगी। रोज सोच रही थी, मैं आप लोगों को सही बताऊं तो मैं रोज सोच रही थी कि आज से स्टार्ट करते हैं, आज नहीं हो पा रहा, चलो कल से स्टार्ट करते हैं। बट वो एनर्जी नहीं गैदर कर पा रही थी मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। बट आज मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, भले मैं शॉर्ट वीडियो ही प्रोवाइड कर पाऊँ, बट आज मैं प्रोवाइड करके रहूँ। क्योंकि अगर हम खुद में डिटरमाइंड नहीं होंगे ना, अगर सोच के नहीं बैठेंगे, कहते हैं ना दृढ़ निश्चय जब तक नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। क्योंकि बॉडी को आप जिस तरीके से रखेंगे वो वैसी ही हो जाएगी। अगर आप उसको बना के रखेंगे कि आज नहीं करना है, कल नहीं करना है, वो लेजी हो जाएगी, वो हो जाएगी फिर। लेकिन आपको ही खुद एनर्जी गैदर करनी पड़ेगी। हो सकता है एक दो दिन थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन फिर चीज़ें रूटीन में अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भी अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। कभी अगर लगता है कि एनर्जी नहीं लग रही है या फिर मन नहीं है, ठीक है, एक दो दिन का गैप लीजिए, बट उसको अपनी लाइफ में एकदम ढाल के मत रख लिए कि ऐसा ही है, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। अगर सोच लिया है नहीं हो पा रहा है तो पक्का नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर खुद में एनर्जाइज हैं, अगर आपने खुद में सोच रखा है कि करना है कैसे भी हो जाए, तो बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी लो साउंड कर रही हो आप लोग को, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मोटिवेटर्स की। अभी तो बात करी किसकी, मोटिवेशन वर्ड की। अब बात करते हैं मोटिवेटर्स की। तो दो तरीके के मोटिवेटर्स होते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल मोटिवेटर और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, फाइनेंशियल मतलब कि यहाँ पर पैसे की बात हो रही, मनी की बात हो रही। ठीक है, तो ऐसे मोटिवेटर्स जो मॉनेटरी बेनिफिट्स रिलेटेड हो, मॉनेटरी यूनिट्स में जिनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि आपके वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस, बोनस, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कमीशन, ये सब क्या है, हमारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स जिनको हम मॉनेटरी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है that it should be borne in mind that money is not an end but a means of an end। सिर्फ एक means of an end है, सिर्फ end नहीं है। मतलब कहने का यहाँ पे सिंपल सा ये है कि पैसा बहुत कुछ होता है बट पैसा सब कुछ
नहीं होता। पैसे से हम हर एक चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। हम अपने रिलेशनशिप्स को नहीं खरीद सकते, हम वो लव, वो बिलोंगिंगनेस नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहा है, ठीक। क्योंकि देखिए जो भी हमारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं उनसे हम कहीं ना कहीं अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक हमारे अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकता है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में इमेज अच्छी क्रिएट हो सकती है। बट अगर हमको सोसाइटी में लंबे टाइम तक रहना है तो हमारे अंदर एक सोशल कंसर्न भी होना ज़रूरी है। पैसे से ही हम सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी सोशल इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छे हैं, सोसाइटी में आपने अच्छे तरीके से लोगों से इंटरेक्ट किया है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग फिर आपके आगे हेल्प भी करेंगे। पैसे से हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। और शायद आपने इस डेट में देख भी लिया होगा, पैसे की कहीं ज़रूरत थी, कहीं पे लोगों के पास पैसा नहीं है कुछ चीज़ों को खरीदने की, कहीं पर लोगों के पास पैसा है बट कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हमने इस पैंडमिक में देखी और सीखने की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि जब तक ह्यूमंस दूसरे ह्यूमन की हेल्प नहीं करेगा तब तक आगे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट हर एक इंसान के पास नहीं पहुंच सकती। हर एक इंसान के पास सिर्फ एक उसके साथ रहने वाला पर्सन ही पहुंच सकता है, ठीक। So this reveals that money is an instrument by which a person can satisfy various types of needs. Even research support use of money in satisfying esteem and recognition needs too, as well as basic psychological needs. लेकिन अगर आज की डेट की बात करी जाए तो सबको यही लगता है कि पैसे से हम हर एक चीज़ आजकल खरीद सकते हैं, पैसे से हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की। अब ये हमारे जस्ट ऑपोजिट होते हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर्स से। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में बात कर रहे थे किसके, मॉनेटरी यूनिट्स की, है ना, जिनको हम पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हमारे क्या होते हैं, जहाँ पर हम पैसे से रिलेटेड बात नहीं कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं रिकग्निशन की, अप्रिसिएशन की, ठीक है। हमने किसी को अगर अप्रिशिएट किया उसके काम के लिए, ठीक है, उसको रिकग्निशन दी, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसका प्रमोशन करा, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो मोटिवेटेड फील करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स ही हमेशा प्रोवाइड करी जाए तभी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आपने कभी उनको अच्छी रिकग्निशन दी हो, ठीक है, जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके सामने आपने अगर उनको अप्रिशिएट किया हो, तो इससे भी क्या होता है, पर्सन मोटिवेटेड फील करता है, ठीक है। ऐसे आप लोग ने अपनी क्लासेस में भी देखा होगा कि अगर आपके कभी बहुत अच्छे मार्क्स आए या फिर आपने कभी कुछ अच्छा काम किया है तो पूरी क्लास के सामने टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया, तो कहीं ना कहीं हमको अच्छा लगता है ना। ऐसा नहीं है कि टीचर ने हमको वहाँ पे कुछ पैसे दे दिए तो ही हम मोटिवेटेड होंगे, नहीं। कई बार होता है अप्रिशिएटिंग वर्ड्स ही मोटिवेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो मैं यहाँ पर आप लोगों से सिंगल पेनी भी नहीं चार्ज करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, वीडियो से लेकर पीडीएफ तक, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ फ्री में। लेकिन मुझे जो मोटिवेट करता है वो क्या है, आप लोग के अप्रिशिएटिंग वर्ड्स। आप लोग जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा आप लोगों के लिए करना है, ठीक है। आई होप यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा आपको। So general hypothesis is that the financial incentives motivate employees for higher work. However, individuals have variety of needs that they want to satisfy while working in their organization. People attach more importance to socio-psychological needs that cannot be satisfied by money alone at higher level of managerial hierarchy. ठीक है, अगर आपने किसी पर्सन को एक अच्छे पोस्ट पे रख दिया, उसको एक अच्छी पोस्ट यहाँ पर असाइन कर दिया, आपने उसको पैसे भी दे दिए, सब कुछ, लेकिन अगर आपने उसको रिकग्निशन नहीं दी तो वो कहीं ना कहीं अंदर से डिससेटिस्फाइड ही रहेगा, उसको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। भले उसको वो रैंक मिल गई हो, उसको अच्छी सैलरी मिल रही हो, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है ना वो अफेक्ट करती हैं। हमको रिकग्निशन की ज़रूरत है। हम अगर समाज में रह रहे, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
Thus, management provides non-financial incentives to motivate people in the organization in addition to the financial incentives. However, the emphasis of non-financial incentive is to provide psychological and emotional satisfaction rather than financial satisfaction. ठीक है, तो जो हमारे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें तो ये साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, ना कि फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन तो हमें हमारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, हमारे जो वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन से मिल जाएगा, लेकिन जो रिकग्निशन हमको चाहिए, ठीक है, जो हमें एक सोशल टच चाहिए, एक पर्सनल टच चाहिए, वो हमें किससे मिलेगा? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही मिलेगा। ठीक, for example, receiving promotion in the organization gives psychological satisfaction. This is because one gets better status, more challenging job, authority, etc., which are more worth than getting more pay by way of promotion. ठीक है, अगर आपने किसी को प्रमोट कर दिया, वो आगे रैंक बढ़ गया, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं दी, उसको रिकग्निशन नहीं मिली, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, so some important non-financial incentives include status, promotion, responsibility, recognition, job security, etc. अब देखो, जॉब सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग जब जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो एडहॉक बेसिस पे करते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो टेम्परेरी बेसिस पे जॉब करते हैं। ठीक, अब अगर उनको हमें यहाँ पर मोटिवेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? उनको परमानेंट कर सकते हैं, राइट? इससे क्या होगा? उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी कि हाँ, अब मेरी जो जॉब है वो परमानेंट है, अब मुझे यहाँ से कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? लोगों को मोटिवेट करता है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। एक होती है हमारी कंटेंट बेस्ड थ्योरीज और दूसरी होती है हमारी प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज। देखिए, जो हमारी कंटेंट बेस्ड थ्योरीज होती हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है व्हाट। ठीक है, कि किस तरीके से हमें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना, और ये मेनली जो फोकस करती है, ये फोकस करती है हमारे इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, कौन सी? हमारी जो कंटेंट बेस्ड थ्योरीज होती हैं ये इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देती है। ठीक है, और वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारी प्रोसेस थ्योरीज की, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ, और ये हमारे बिहेवियर के बारे में बात करता है। ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके बारे में यहाँ पर बताती है क्या? प्रोसेस थ्योरी। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअली हर एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कंटेंट बेस्ड थ्योरी है और किस तरीके से वो प्रोसेस बेस्ड थ्योरी है। लेकिन इसको जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। ठीक, तो एक एक करके हम सारी थ्योरीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड भी है, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, चाहे आपके होम एग्जामिनेशन की बात करूं, मतलब इग्नू की एग्जामिनेशन की बात करूं, या फिर आपके नेट की एग्जामिनेशन की बात करूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी को किसने दिया है। नाम से समझ में आ रहा होगा मैस्लो नीड हायरार्की, तो ऑब्वियस बात है मैस्लो ने दिया, लेकिन इनका पूरा नाम क्या था? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, और इस थ्योरी का जिक्र इन्होंने किसमें किया था? अपनी बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में किया था, और इन्होंने बोला था दैट ह्यूमंस हैव अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। 5 नीड्स की यहाँ पर इन्होंने बात करी है, और वो भी किसमें? हायरार्की में, मतलब कि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर ह्यूमन की नीड्स के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, इनका कहना है कि पहले ह्यूमन बीइंग्स अपने फर्स्ट लेवल की नीड को सेटिस्फाई करेगा, तब दूसरे लेवल पे जाएगा, जब दूसरी सेटिस्फाई हो जाएगी तब तीसरे पे जाएगा, जब तीसरी सेटिस्फाई होगी तब चौथे पे जाएगा, और फिर फाइनल
ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट लेवल पे है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्किप कर गया और सीधे थर्ड पे चला गया। ठीक, इनका क्या कहना है कि लेवल वाइज, स्टेजेस वाइज यहाँ पर ह्यूमंस अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली यहाँ पर बेसिक नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल वेलबींग एंड गोज अप टू द रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल। सो दीज नीड्स आर physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs and self actualization needs। तो इन सारी नीड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ इसका डायग्राम ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए, ये है इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसे बना के आना ही पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी लिख के आएंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इमेज भी ऐड कर दी है ताकि समझ में भी आए और एग्जामिनेशन में आप इसको बना भी पाए, क्योंकि आपकी बुक में प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर बात करी है किसकी, 5 नीड्स की। ठीक है, तो ये हमारी है फर्स्ट लेवल नीड, सेकेंड लेवल नीड, थर्ड लेवल नीड, फोर्थ लेवल नीड एंड फिफ्थ लेवल नीड। ठीक है, तो 5 नीड्स की यहाँ पे बात करी है और बोला है हम स्टार्ट करते हैं किससे, अपनी बेसिक नीड से। सबसे पहली क्या है हमारी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जहां पर हम बात करते हैं फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जिसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी इन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, अपनी बेसिक नीड्स को, कि उसके पास एक रहने के लिए घर हो, एक छत हो, ठीक है, और अपना पेट भरने के लिए खाना हो, ठीक है, उसके पास प्रॉपर क्लोथ्स हो जिससे वो अपनी बॉडी को कवर कर सके। तो ये क्या होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की ये बेसिक नीड्स होती हैं। तो इन्होंने यही बोला कि सबसे पहली नीड तो यही होगी। ठीक, नेक्स्ट फिर आ जाती है हमारी सेफ्टी नीड्स। अच्छा, हमारे पास जब फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, सब कुछ है, लेकिन हमको उसके बाद किसकी जरूरत होती है, सेफ्टी की जरूरत होती है, सिक्योरिटी की जरूरत होती है, हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो दूसरी लेवल की नीड्स क्या आ जाती है हमारी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ठीक, थर्ड लेवल नीड्स हमारी बिलोंगिंगनेस एंड लव। अब यहाँ पर हमारे पास घर भी हो गया, रहने के लिए कपड़े भी हो गए, खाने के लिए हमारे पास अच्छा खाना भी है, सब कुछ है। ठीक है, हमने अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी देख लिया, लेकिन जब तक हमारा सोशल इंटरैक्शन नहीं होगा, सोशल टच नहीं होगा, तब तक ह्यूमन बीइंग्स कभी भी कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। अगर आप अभी पैंडेमिक सिचुएशन की बात करें, किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर रहे हैं आजकल, है ना, उसको अलग कर देते हैं अपने से। अब अगर उनको अलग कर दिया तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमने उनसे रिश्ते तोड़ दिए, नहीं ना, हमने क्या किया, बस उनको एक अलग रूम में बैठा दिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने भी ये सिचुएशन फेस की है तो अकेले रहना, अकेले पूरे दिन बिताना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, तो आप अपना टाइम पास कैसे करोगे, क्योंकि आप अपने फैमिली के पास भी नहीं जा सकते हो। आजकल सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, राइट। पैंडेमिक ने बहुत सी चीजें सिखाई भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों के मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है ना। तो आइसोलेशन में कभी भी ह्यूमन बीइंग्स नहीं रह सकते, उसको सोशल इंटरैक्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो थर्ड लेवल की नीड के बारे में क्या बोल रहा है, बिलोंगिंगनेस एंड लव। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट बात करें फोर्थ लेवल की नीड, दैट इज हमारी एस्टीम नीड, जहां पर हम बात करते हैं प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, जहां पर हम प्रेस्टीज की, रेपुटेशन, रिकग्निशन, स्टेटस, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि आप कितना भी ज्यादा पैसा कमाने, लेकिन जब तक आपको रिकग्निशन नहीं मिलती है सोसाइटी से, जब तक आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है आपके काम के लिए, तब तक आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज बता रहा है। और लास्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर हमने अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके एक सुप्रीम लेवल तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ये हो गया, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको आगे डिस्कस करने से पहले एक बार चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड की तरफ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट मैस्लो सॉ ह्यूमन नीड्स इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की असेंडिंग फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, एंड ही कंक्लूडेड दैट
When one set of needs is satisfied, this kind of need ceases to be a motivator. ठीक है, तो मैस्लो ने ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या चीज नोटिस करी? सबसे पहले तो ये देखा कि लोएस्ट टू हाईएस्ट जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारी नीड्स चलती हैं, और जैसे ही हमारी वन सेट ऑफ नीड सेटिस्फाई हो जाती है, हम मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर हम दूसरी नीड की तरफ चले जाते हैं, फिर जब हमारी दूसरी नीड सेटिस्फाई होती है तब हम तीसरी नीड की तरफ चले जाते हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट 3 level needs at the bottom are known as deficiency needs because they must be satisfied in order to ensure the individual's very existence and security and make him fundamentally comfortable. तो हमारी नीचे की जो 3 नीड्स हैं, ये तीनों नीड्स ये हमारी डेफिशिएंसी नीड्स कहलाती हैं, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो सबसे पहले इन नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा. ठीक है, now the top 2 sets of human needs are termed as growth needs because they are concerned with personal growth, development and realization of one potential. और हमारी जो ऊपर की 2 नीड्स हैं ये किसके बारे में बात करती हैं? ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात करती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन को क्या चाहिए? रिकग्निशन चाहिए, पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, अपनी पोटेंशियल को पूरा इस्तेमाल करना है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करना है. तो यहाँ पर किसकी बात होती है? ह्यूमंस की ग्रोथ की बात होती है. लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? हमारी बेसिक नीड्स, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली नीड है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स. So the physiological needs form the foundation of the hierarchy and tends to have the highest strength in terms of motivation. ठीक है, तो ये सबसे पहली नीड होती है, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये फाउंडेशन नीड होती है हमारी. ठीक, these are primarily the needs arising out of physiological or biological tension and they are there to sustain life itself and include the basic needs for food, water and shelter. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें किसके बारे में बात करते हैं? बेसिक नीड्स के बारे में, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के बारे में. Once these basic needs are satisfied to the degree needed for sufficient and comfortable operation of body, then other levels of need become important and start acting as motivators. तो देखिए ह्यूमंस के साथ हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि वो कभी भी एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होता है. उसका जो गोल है उसको उसने अचीव किया, फिर वो क्या करता है? अपने नेक्स्ट गोल की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है. ठीक है, तो हमारी जब बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गई तो ह्यूमंस ने क्या किया? वहां पर रुका नहीं. उनको ये नहीं लगा कि नहीं बस हमने अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर ली, हो गया. नहीं, अब क्या है? अब हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, अब हमें सेफ्टी की ज़रूरत है. ठीक है, फिर आगे बढ़ा, फिर हमको लगा कि हमको आगे सोशल रिकग्निशन भी चाहिए, हमें लोगों से इंटरेक्शन भी करना है. ठीक है, प्रेस्टीज, रिकग्निशन, हमें अपने पोटेंशियल अकॉर्डिंग वर्क करना है. तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस कभी भी रुकते नहीं हैं, वो एक पूरा प्रोसेस हमेशा चलता रहता है. इसीलिए बोलते हैं कि मोटिवेशन क्या है? कंटिन्यूअस इन नेचर होता है. ठीक, नेक्स्ट है अब हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की. तो जैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, हम बढ़ते हैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की तरफ. सो दीज आर द नीड्स फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन एज अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स विच आर फॉर द सर्वाइवल. ठीक है, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो सर्वाइवल के लिए, ऑब्वियसली बात है, बेसिक नीड्स हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. और जो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए है ना. हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं. सो दीज नीड्स इंक्लूड दोज ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्डर्ड environment. So these needs find expression in such desires as economic security and protection from physical danger. Obvious बात है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी हमें किस लिए चाहिए? ताकि हम जो अपना एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग्स है, जो उसमें हार्म करने वाली चीज़ें उनसे खुद को बचा सकें. इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी ज़रूरी है. ठीक है, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए. देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है. इससे क्या हो रहा है? लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है. ठीक है, तो इसलिए बोला मैंने मोटिवेटेड रहना इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो, एक स्टेबिलिटी आपके माइंड में बनी रहे. ठीक, मीटिंग दीज नीड्स रिक्वायर्स मोर मनी एंड हेंस द एंटरप्रेन्योर इज प्रमोटेड टू वर्क मोर इन हिज और हर एंटरप्रेन्योर परस्यूट. लाइक फिजिकल नीड्स, दीज बिकम इनएक्टिव वंस दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड. ठीक है, तो जैसे ये सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये
आपकी इनएक्टिव हो जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, तीसरे लेवल की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाती है हमारी सोशल नीड, जिसको हम बिलोंगिंगनेस भी कहते हैं। ठीक है, सो आफ्टर द नीड ऑफ द बॉडी एंड द सिक्योरिटी सेटिस्फाइड, देन अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस बिकम प्रोमिनेंट। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, सोशल नीड्स की बात कर रहे हैं, बिलोंगिंगनेस की बात कर रहे हैं, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको आप खुद से रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट लेवल आता है लेवल 4, जो है हमारी एस्टीम नीड्स। सो दीज नीड्स फॉर एस्टीम इज टू अटेन रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स which would induce a feeling of self-worth and self-confidence in the individual। ठीक है, हमको यहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं, प्रेस्टीज की बात करते हैं। सोसाइटी में हमको कोई पूछ रहा है, हमको अप्रिशिएट कर रहा है, इससे क्या होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमें अपनी खुद की कीमत समझ में आएगी। ठीक है, सो इट इज एन अर्ज फॉर अचीवमेंट, प्रेस्टीज, स्टेटस एंड पावर। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द इंटरनल रिकॉग्निशन। ऑब्वियसली बात है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इंटरनल रिकॉग्निशन ही होती है। ठीक, अब यहाँ से एक चीज लिंक करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कंटेंट थ्योरीज की, है ना, अभी हमने ये चीज डिस्कस कर। कंटेंट थ्योरी मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरनल फैक्टर्स की बात यहाँ पर करता है। ठीक, अब आई होप आप यहाँ से इसको रिलेट कर पा रहे हो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, हमारा इंटरनल रिकॉग्निशन है। ठीक है, अंदर से आता है। ठीक, कोई देखता नहीं है कि हमको सेल्फ रेस्पेक्ट महसूस हो रहा है, अंदर से आती है वो चीज। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड थ्योरी, इसीलिए इसके अंदर हमारी कंटेंट बेस्ड थ्योरी के अंदर मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी आती है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक, सो द रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स is the external recognition and appreciation of one's individuality as well as his contribution। और जब हमको सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हम इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, हमें अपने स्टेटस के बारे में भी पता चलता है ना, और रेपुटेशन, प्रेस्टीज, सबका काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आई होप एस्टीम नीड समझ में आ गई। बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपको दूसरे लोग रिकॉग्निशन दे यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे देख लें, एम्प्लॉइज फील सेटिस्फाइड इफ सुपीरियर्स अप्रिशिएट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, लिसन टू देयर आइडियाज, गिव अटेंशन टू देयर ग्रीवेंसेस। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि उनको यहाँ पर रिकॉग्निशन मिल रही है, कोई उनको यहाँ पर समझ रहा है, कोई उनको यहाँ पर सुन रहा है। ठीक, लास्ट आ जाती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो दिस लास्ट नीड इज द नीड टू डेवलप फुल्ली एंड टू रियलाइज वन कैपेसिटीज एंड पोटेंशियलिटीज टू द fullest extent possible, whatever these capacities and potentialities may be. So this is the highest level of need in Maslow hierarchy and is activated as a motivator when all other needs have been disciplinarily fulfilled. तो जब सारी नीड्स हमारी फुलफिल हो जाती, सारी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो लास्ट में हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, जिसको सुप्रीम नीड कहते हैं। ठीक, now at this level the person seeks challenging work assignments that allows for creativity and opportunities for personal growth and advancement। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने ग्रोथ पे वर्क करते हैं। ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। सो दिस नीड इज फॉर सोल सर्चिंग एंड इज इनर ओरिएंटेड। ठीक है, कहते हैं ना कि खुद को ढूंढने की कोशिश। ठीक, कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी कुछ कैपेबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन आपका पढ़ाई में अच्छा हो। ठीक है, हो सकता है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा हो, किसी को गाने का शौक है, किसी को डांस करने का शौक है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो उन कैपेबिलिटीज़ को पहचानना ज़रूरी होता है। ठीक, सो अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इज क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट, कंटेंट एंड स्पॉन्टेनियस एंड हैज़ अ good perception of reality and he is constantly striving to realize his full potential. Thus what a man can be must be। ठीक है, तो मैन क्या हो सकता है, वो बन भी सकता है। अगर हमने सोच लिया है कि हमें ये करना है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, in Maslow above need hierarchy theory human needs are arranged in a lowest to the highest order
The second need does not dominate unless the first is reasonably satisfied, and the third need does not dominate until the first two needs have been reasonably satisfied. मैंने आपको ये चीज बताई कि एक प्रॉपर ऑर्डर में ही चलेगा, ऐसा नहीं फर्स्ट नीड सेटिस्फाई होगी इसके बाद हम सीधे थर्ड नीड पर चलेगा, नहीं। फर्स्ट नीड सेटिस्फाई होगी तब सेकंड पर जाएंगे, जब सेकंड फुलफिल होगी तब थर्ड पे, जब थर्ड फुलफिल होगी तब फोर्थ पे, और उसके बाद लास्ट पे। ठीक, क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से हमने क्या चीजें समझी, क्या चीजें निकल के आती हैं, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो यही बोल रहा है दैट 5 नीड्स होती हैं यहाँ पर, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर तक चलती हैं। सबसे पहली होती है फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमारी किस में आ जाती हैं, लोअर ऑर्डर नीड्स आ जाती हैं। सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी हायर ऑर्डर नीड्स कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दैट लोअर ऑर्डर नीड्स आर सैटिस्फाइड एक्सटर्नली एंड हायर नीड्स आर सैटिस्फाइड इंटरनली। ठीक, लोअर ऑर्डर नीड्स हमारी जो कि हैं फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी और आपकी बिलोंगिंगनेस, ये एक्सटर्नल होती है ना। लेकिन वही अगर हम हायर नीड्स की बात करें, जहां पर हम रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें, वो तो अंदर से आती है, राइट। तो ये कैसी होती है, हमारी इंटरनली सेटिस्फाई करती है हमको। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल स्टार्ट सेटिस्फाइंग लोअर ऑर्डर नीड्स फर्स्ट एंड प्रोसीड टू सेटिस्फाई हायर ऑर्डर नीड्स लेटर। ठीक है, तो एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलती है। नेक्स्ट है हमारा नो नीड इज फुल्ली सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ इंडिविजुअल्स, अ नीड सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड नो लॉन्गर मोटिवेट। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारी नीड्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हमारी जो भी नीड सेटिस्फाई होती है हमको वो कमी लगती है। अगर आज हमने इसको अचीव करा है तो हमको कल लगता है कि हमें वो भी अचीव करना। अगर हमने अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई कर लिया तो हो सकता है दूसरे पर्सन को देख के अपनी बेसिक नीड्स में कुछ एडवांसमेंट लाने की कोशिश करें। ठीक है, और जब तक हम अपनी फर्स्ट लेवल की नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगे पूरी तरीके से, तो हम मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे अपनी नेक्स्ट लेवल की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड व्हेन सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड प्रोड्यूसेस सेटिस्फैक्शन एंड इट बिकम्स डोरमेंट। ठीक, जब सेटिस्फाई हो गई तो वो नीड खत्म, फिर हम क्या करते हैं, दूसरी नीड की तरफ चलते हैं। इमीडिएटली द नेक्स्ट लेवल नीड बिकम्स एक्टिव, सो इंडिविजुअल इज कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई अनसेटिस्फाइड नीड्स, सो मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स कभी भी नहीं रुकते हैं। एक नीड सेटिस्फाई हुई, आगे बढ़ गए दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने में, फिर आगे बढ़ गए तीसरी नीड को सेटिस्फाई, इस तरीके से आगे चलते ही जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर ऑर्डर नीड्स does not produce contentment, in fact they produce discontentment to satisfy other needs। अब देखिए इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो हमारी लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं वो हमको उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करती हैं, हमको उस लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हमने उनको फुलफिल तो कर लिया, बट हमें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इतना ज्यादा फील नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट की अगर बात करी जाए तो बेसिक नीड्स ही फुलफिल करना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। लोग लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को देख के कहीं ना कहीं कंपटीशन आ गया है कि हमको भी अपने घर में ये सब चीजें रखनी है, हमको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है ना। तो कहीं ना कहीं हम अपने बेसिक नीड्स को तो सेटिस्फाई कर ले रहे हैं, बट वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं मिलती है आज भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट ऑल इंडिविजुअल्स हैव द सेम प्रायोरिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स, प्रायोरिटीज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जरूरी नहीं है कि सबकी प्रायोरिटी सेम हो सकता है किसी ने अपनी बेसिक नीड्स को ऑलरेडी फुलफिल कर लिया हो, वो आगे की नीड्स को फुलफिल करना चाह रहा हो। ठीक है, तो ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी सोशल कॉन्शियसनेस को यहाँ पर यूज करने लग गए हैं अपनी अदर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एग्जैक्टली क्या कहती है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।